नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर संख्या पद्धति है और हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संख्या है वो गणित में काम आती है। जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक, जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी संख्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इन संख्याओं को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो इस चैप्टर को देखने के बाद मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों पढ़ते हैं आज का चैप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना चाहिए कि संख्याएं होती कौन कौन सी। अब आप कहोगे सर संख्याएं कौन कौन सी होती है? वही होती है सर 1 2 3 जो गिनती बोलते हैं वही संख्याएं होती है। वो संख्याएं होती है, लेकिन उन संख्याओं को आखिर क्या कहा जाता है आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो संख्या होती है वो होती है प्राकृत संख्या। याद रखें, प्राकृत संख्या होती है। वो प्राकृत संख्याएं हम कैसे याद करेंगे, वो संख्या कहाँ पे काम आती है, इनको प्राकृत संख्या ही क्यों कहा जाता है, वो हम आपको बताते हैं। चलिए बढ़ते हैं। प्राकृत संख्याएं का मतलब होता है वो संख्याएं जो हमें कोई सिखाता नहीं है। छोटा जो बच्चा होता है वो भी अपने घर पे रहकर आसपास वालों को देखकर अपने आप सीख जाता है। कई ऐसी संख्याएं होती है, ध्यान रखें। जब भी आप किसी छोटे बच्चे को बोलते हो, जैसे कोई 3 साल का बच्चा है, 3 या 4 साल का, लेकिन उस बच्चे को अगर हम बोलेंगे कि बेटा तेरे को क्या चाहिए, तो बोलेगा चॉकलेट। पता बेटा तेरे को कितने चॉकलेट चाहिए, तो वो भी कहेगा कि मुझे 2 चॉकलेट चाहिए या मेरे को 1 चॉकलेट चाहिए। तो अब उसको ये संख्याएं किसने सिखाई? किसी ने नहीं सिखाई। तो उसने क्या किया, आसपास वालों को देखा, अपने पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, मामा को, मामी को, चाचा को, चाची को, सबको उन्होंने देखा कि वो आखिर क्या बोलते हैं संख्याओं के लिए। तो उसने ये नहीं सोचा था कि ये मैं नंबर सीखूंगा। वो अपने आप सबको देखता है, जैसे भाषा सीखता है उसी प्रकार से कई ऐसे नंबर है जो वो घर पे बच्चा सीख जाता है। अब सीखता क्यों है? अब उसने कैसे सीखा कि वो 2 चॉकलेट चाहिए, 1 चॉकलेट? मतलब उसने संख्याओं को गिनना सीखा है, यानी वस्तुओं को गिनना सीख लिया है उसने। तो वस्तुओं की जो हम गिनती करते हैं ना, वो गिनती एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है जो कभी स्कूल नहीं गया है। तो अब उसे किसने सिखाया? जो स्कूल गया उसने चलो स्कूल में सीख लिया होगा। जो कभी स्कूल ही नहीं गया उसे किसने सिखाया होगा? तो वो सीखता है प्रकृति से। याद रखें, मतलब आसपास वाले हम सब क्या है? प्रकृति है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें जो भी है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सब क्या है? प्रकृति है। तो यानी वो संख्याएं उन्हें प्रकृति ही सिखाती है, इसलिए उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी वो प्रकृति से अपने आप वो सीख जाता है। और सीखता कैसे है? वस्तुओं को गिनने पर। तो चलिए मान लीजिए आपके सामने कई कुर्सियां पड़ी है। अगर हम आपको बोले कि आपको वो कुर्सियां गिननी है, तो जैसे ही आप कुर्सियों को गिनोगे तो कैसे गिनोगे? गिनना शुरू करेंगे तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3 इस प्रकार से गिनना शुरू करेंगे। तो आपने ये गिनना शुरू कहाँ से किया? 1 से। मतलब ये हुआ कि ये जो प्राकृत संख्याएं जो हम कभी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने घर पे अपने आप भी सीख सकते हैं। और हर एक अनपढ़ व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया है वो भी इन संख्याओं के बारे में जानता है। वो जानता कैसे है? क्योंकि उसे वस्तुओं की गिनती करनी आती है। तो जब भी वस्तुओं को हम गिनेंगे कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। मतलब ये हुआ कि अपनी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है? अनंत तक। मतलब वस्तुएं कितनी भी हो सकती है भाई। अगर हमारे घर में 10 वस्तुएं हैं तो 10 तक गिनती करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें अप्राकृत संख्या अनंत तक, मतलब गिनती अनंत तक जा सकती है। तो ये जो प्राकृत संख्याएं हैं वो हमने अपने आसपास वालों से अपने आप सीख ली है। इसके लिए अगर हम स्कूल नहीं भी जाते तो भी हम ये संख्याएं हैं वो ज़रूर सीख जाते हैं। लिखना सीखें या नहीं सीखें, लेकिन गिनना ज़रूर सीखेंगे। अब चलिए प्राकृत संख्या में देखिए, प्रकृति को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर, और अब इसे कहेंगे नेचुरल नंबर। याद रखें, इसे नेचुरल नंबर कहेंगे। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं और पहला अक्षर n है तो नेचुरल नंबर को n से दर्शाया जाता है। चलिए ये प्राकृत संख्या हो गई। अब इस प्राकृत संख्याओं के ही 2 भाग होते हैं। याद रखें, प्राकृत संख्याओं के 2 भाग हो जाते हैं जो हम जरूर पढ़ते हैं, स्कूल में जाने के बाद जरूर हमें पढ़ाया जाता है। वो कौन सी? एक जो 2 के पहाड़े में आती है, यानी 2 के पहाड़े वाली संख्या। आप कहोगे सर ये 2 के पहाड़े वाली संख्या सर क्या पढ़ा रहे हो? मैंने आपको बताया ना, इजी मैथ बाय जीवन शर्मा। हम यहाँ इजी से इजी, सरल से सरल तरीका आपके लिए लेकर आते हैं। तो 2 के पहाड़े में आने वाली और एक जो 2 के पहाड़े में नहीं आती। अब इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको शॉर्ट में याद रखना है।
जो 2 के पहाड़े में आती, केवल 2 का ही पहाड़ा हमने देखा है, तो जो 2 के पहाड़े में आती है वो होती है सम प्राकृत संख्याएं। याद रखें, जिसे हमें सम संख्याएं कहता है ना, वो है सम प्राकृत संख्याएं। याद रखें, सम प्राकृत संख्याएं, और ये होती है विषम प्राकृत संख्याएं। तो ये सम और विषम जो है वो इन प्राकृत संख्याओं का ही भाग है। याद रखें, तो सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या। अब सोचिए, तो सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या में अगर मैं देखा जाए तो यहाँ 6 के बाद 7, 8, 9, 10 सब होंगे। 2 के पहाड़े में जो आया वो सम, 2 के पहाड़े में नहीं आया वो विषम। तो अब सोचिए, क्या 0 के बारे में अगर मैं सोचूं तो वो किस में आएगा? तो याद रखें, सम और विषम किस में से आया? प्राकृत में से। तो क्या 0 यहाँ कहीं प्राकृत में है? तो याद रखें, प्राकृत शुरू कहाँ से हुई? 1 से, यानी 1 से भी छोटा होता है 0, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं है। तो याद रखें, ये एक आपके लिए नई बात है कि ये जो 0 है वो सम प्राकृत संख्या भी नहीं है और विषम प्राकृत संख्या भी नहीं है। याद रखें, 0 प्राकृत में नहीं तो सम और विषम में भी नहीं है। ये बात आप जरूर याद रखें। अब देखिए, यहाँ जैसे हम आगे जाएंगे कहीं ना कहीं क्या आएगा? 10 आएगा, 20 आएगा। 10 के पीछे क्या लगा है? 0। अब आप कहोगे सर ये सम विषम, इसका मतलब 0 सम विषम नहीं, तो ये भी सम विषम नहीं है। अरे भाई, 0 किसी नंबर के पीछे लगा है तो अब ये 0 नहीं है। अब ये कितना है? 10। 2 के पीछे 0 लगा है तो वो है 20, और 10, 20, 30 ये जो है वो अपनी प्राकृत संख्याओं के अंदर है, मतलब वो सम प्राकृत संख्या के अंदर भी होगा। और बिना 0 वाली जो भी संख्या जितनी भी होगी, जो 2 के पहाड़े में आती है नहीं आती, उस प्रकार से हम देख लेंगे। लेकिन ये याद रखें कि 0 सम या विषम दोनों में से कोई भी संख्या नहीं होगी। ये बात आप क्लियर कर दिमाग में याद रखें। तो सबका कंफ्यूजन है वो यहीं पे होता है। वो 0 को क्या मान लेते हैं? सम, क्योंकि सबने बताया कि भाई इकाई के अंक में 0 आता है तो वो सम संख्या होती है। हाँ भाई, ये सही है, लेकिन जब उसके आगे कोई नंबर होगा फिर 0 पीछे लगेगा तो ही वो सम होती है। अकेला 0 सम या विषम कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम घर पे रहे, हमने ये संख्या अपने घर पे सीख ली, लेकिन हमने यहाँ क्या नहीं पढ़ा? 0 नहीं पढ़ा। अगर हमें 0 पढ़ना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? स्कूल में जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद हम 0 के बारे में पढ़ सकते हैं। मतलब अब देखिए, ये संख्या अपनी पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? देखिए, अब 0 नहीं है ना, तो ये पूरी संख्याएं नहीं हुई है। अब हम संख्याओं को पूरा कर देते हैं, और जैसे ही पूरा करेंगे उसे कहेंगे पूर्ण संख्याएं। है ना, पूरी हो गई भाई संख्याएं। देखिए, संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्याएं। मतलब ये पूरी नहीं थी, यानी अब हम करेंगे पूर्ण, और पूर्ण करेंगे तो कहाँ शुरू कर देंगे? 0 से। वही गिनती 1, 2, 3, 4, 5 वही संख्या रखेंगे। अब ये हो गई। तो अब देखिए, पूर्ण संख्या हो गई। 0 से शुरू कर दिया, 1, 2, 3, 4 उस प्रकार से रख दिया। अब देखिए, ये जैसे हमने प्राकृत संख्या पढ़ी थी ना, इससे हमने क्या बताया कि हम इससे वस्तुओं की गिनती करते हैं। किन्हीं वस्तुओं को गिना जाता है तो वहां पे प्राकृत संख्याएं काम आती है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो यूज होना चाहिए। अब 0 से शुरू कर दिया। अब 0 से शुरू करते हैं ना, तो इसमें काम कौन सा होता है? मापन वाला काम। मापन के जितने भी काम है उसमें पूर्ण संख्याएं काम में ली जाती है। जैसे समय गिनना है, हम किसी के लिए समय शुरू करते हैं, भाई मैंने ये काम इतने बजे शुरू किया, फिर इतने बजे तक किया, कितने घंटे हो गए या कितना समय लगा, तो वो समय जो है वो हमें शुरुआत कहाँ से मानते हैं? 0 से। जब हम दूरी तय करते हैं तो हमें जहाँ जिस जगह से हम शुरू करते हैं वहाँ हम उसका मापन कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। तो समय के लिए हो, चाहे दूरी के लिए हो, चाहे भार के लिए हो, भार की जो मशीन, भार मापने की जो मशीन होती है, और हम उस पर कोई सब्जी या कोई सामान रखकर अगर वजन करते हैं तो वजन करने से पहले मशीन पर 0 लिखा होता है। यानी पूर्ण संख्याएं जो है वो कहाँ से शुरू होती है? 0 से, और बाद में 1, 2, 3, 4, 5 वही नंबर आते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो वो 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो वो है 0। लेकिन ध्यान रखें, 0 के अलावा ये जितने भी नंबर है पूर्ण संख्या के अंदर वो सब प्राकृत संख्याएं ही है। ध्यान रखें, ये अनंत तक चलेगी ये भी। तो ये 0 नया आया, बाकी तो प्राकृत संख्या ही इसके अंदर है। तो अब जब आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो वो है 1, इसमें कोई भाग नहीं है। हमें इसके 2 भाग नहीं पढ़ने हैं कि कौन से 2 भाग होंगे। अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो वही, इसमें भी वो सम प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्या कर सकते हैं, लेकिन 0 सम या विषम नहीं होगा। याद रखें। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। उससे पहले मैं बता दूं, इसको अंग्रेजी में वूल नंबर कहते हैं, WHOLE। ध्यान रखें। और वूल नंबर
अब देखिए पहला अक्षर W है तो इसे W से दर्शाते हैं। वूल नंबर में इस प्रकार से अगर देखा जाए, अपनी सामान्य भाषा में जोड़ दिया जाए तो वूल नंबर का मतलब होता है भाई सारी संख्याएं, कोई भी संख्या बाकी नहीं रही। जैसे कोई दुकान होती है जिसमें सभी चीज़ें मिलती है, सब तरह का सामान मिलता है, उसे होलसेल दुकान अपनी भाषा में कहते हैं। तो वो जो होल शब्द वहाँ पे जो है वो वास्तव में होल शब्द नहीं है, यही वूल शब्द है, लेकिन हम अपने सामान्य भाषा में इसी प्रकार से बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरी संख्या के तरफ। तो तीसरे नंबर पे जो संख्या है वो हो गई, देखिए पूर्ण संख्या थी, अब होगा पूर्णांक। पूर्ण के बाद अब आ गया पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक क्या है, इन्हें इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखें इंटीजर नंबर इसे बोलते हैं, लेकिन इसे इंटीजर का अगर शब्द देखा जाए तो आई शब्द जो होता है, लेकिन आई से इसे दर्शाया नहीं जाता है। क्यों नहीं दर्शाया जाता वो मैं आपको बता दूंगा अभी, कैसे याद रखना है उसे। चलिए पूर्णांक कैसे होते हैं, पूर्णांक में ये होता है जैसे हमने प्राकृत पढ़ी फिर पूर्ण पढ़ी, तो प्राकृत वो थी 1 से शुरू करने वाली, पूर्ण वो थी जो 0 से शुरू करते थे। अब देखिए ये जो नंबर अभी आए हैं पूर्णांक, ये पूर्णांक जो होंगे वो ये बताएंगे कि 0 से भी छोटा कोई होता है या नहीं। जैसे प्राकृत में छोटा कौन 1 था, पूर्ण में छोटा कौन 0, तो पूर्णांक ये बताया कि 0 से भी छोटा कोई होता है, तो मैं बता दूं 0 से छोटे भी होते हैं, वो होते हैं ऋणात्मक नंबर। याद रखें जो ऋणात्मक संख्याएं थी माइनस वाली वो सब 0 से भी छोटी होती है। और इन संख्याओं में देखा जाए तो ये भी इस तरफ भी चलती है अनंत तक और इस तरफ भी चलती है अनंत तक। मतलब ये संख्याएं शुरू कहाँ से हुई ये भी पता नहीं, और ये संख्या खत्म कहाँ पे होगी ये भी पता नहीं। मतलब ये कि जैसे हम पूर्ण और प्राकृत में क्या बता सकते थे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा वो बता सकते थे, लेकिन बड़ा नंबर नहीं बता सकते थे। इसमें सबसे छोटा कौन ये भी पता नहीं, सबसे बड़ा कौन वो भी पता नहीं। लेकिन ये याद रखें कि ये जो ऋणात्मक संख्या इस प्रकार से आगे बढ़ती है तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि ये संख्याएं जब भी इस तरफ जाएगी तो वो कभी बड़ी नहीं छोटी ही होगी। ये जब छोटे नंबर हो रहे हैं ना, ये नहीं देखना कि माइनस के 4 ओहो -3 से बड़े हो गए, नहीं, -3 से छोटे हो रहे हैं। इस तरफ जो भी संख्या जाएगी वो आगे से आगे जाकर छोटी ही होगी, और इस तरफ जो नंबर जाएगा वो आगे से आगे है वो संख्या बड़ी होती जाएगी। तो जब भी इस प्रकार से हमें इसमें पूछा जाए पूर्णांक में कि कौन सी छोटी संख्या और कौन सी बड़ी संख्या है, तो आपको ये तरीका याद रखें, ये सोचना है कि कौन ऐसी है जो इस तरफ है और कौन ऐसी है जो इस तरफ है। जो भी इस तरफ मिलेगी वही हमेशा बड़ी होगी। चलिए अब यहाँ पे भी 2 भाग हो गए। ये जो माइनस लिखा हुआ है वो है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और इस तरफ जो ये लिखे हुए हैं वो सब है धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक में इसके 2 भाग हो चुके हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। अब आप कहोगे बीच में क्या छोड़ दिया 0, तो याद रखें 0 एक पूर्णांक तो है, लेकिन उसे धनात्मक में धनात्मक में अगर शामिल करेंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं, ऋणात्मक में उसको शामिल करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 के आगे प्लस या माइनस लिखा हो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए 0 को हम दोनों में शामिल करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं करेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए तो अब इसमें करना क्या है और ये कहाँ पे काम में ली जाती है, तो मैं बता दूं आपको, वैसे माइनस के नंबर कहीं भी काम में ले सकते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में अगर देखा जाए अपनी निजी जिंदगी में तो ये जो संख्याएं हैं वो तापमान मापने के लिए काम में ली जाती है। ध्यान रखें सेल्सियस में जो तापमान है वो माइनस में भी दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे तापमान मापने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं। हाँ चलिए, मैंने बताया अभी कि इसे इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, लेकिन इसे जो दर्शाया जाता है वो है जेड। याद रखें जेड का मतलब यहाँ पे अपनी भाषा में ये समझ लें कि जेड आ गया मतलब ABCD का अंतिम अक्षर जेड लिखेंगे, मतलब ABCD क्या हो गई पूरी। मतलब अब संख्याएं जितनी भी थी वो संख्याएं पूरी हो चुकी है, यानी अपनी भाषा में देखा जाए तो जेड मतलब ये संख्याएं पूरी हो चुकी हैं। ये हो गए पूर्णांक। संख्या इससे भी आगे हैं, लेकिन जो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जिसमें गिनती काम में ली जाती है वो संख्या अपनी पूरी हो चुकी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे जो संख्याएं आई है वो संख्या कौन सी है, ध्यान रखें, परिमेय संख्या। अब इसके बारे में पढ़ेंगे आराम से कि आखिर ये परिमेय संख्या क्या होती है। उसके बाद में 5 नंबर पे पढ़ेंगे अपरिमेय के बारे में। तो परिमेय और अपरिमेय हम दोनों साथ में ही पढ़ लेते हैं कि आखिर ये संख्याएं क्या होती है। चलिए बारी आती है परिमेय संख्या की। जिस प्रकार से हमने भिन्न पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या बताया था कि ऊपर अंश था और नीचे हर था, तो ये अंश बट्टे जो हर होता है वही
परिमेय संख्या को दर्शाने का तरीका है और जिसे P/Q लिखा जाता है। याद रखें क्या लिखा जाता है? P/Q। लेकिन इसमें आपको बता दूं, इस 4 नंबर से पहले हमने कितनी संख्याएं पढ़ ली? 3, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। इन तीनों में ये देखकर बताएं कि इन तीनों में ऐसा कौन सा है या ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंदर सभी शामिल हो सके, तो वो है कौन सी? पूर्णांक। मतलब जब मैं पूर्णांक कहूँगा तो इसमें पूर्ण संख्याएं भी है, प्राकृत भी है और पूर्णांक तो यहाँ है ही। तो मतलब मैं अगर पूर्णांक कह दूं तो पीछे प्राकृत और पूर्ण कोई नहीं बचा, वो सब इसके अंदर आ चुके हैं। मतलब ये जो परिमेय संख्या है इसमें P/Q लिखा है, ये जो P है वो भी पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब ये नहीं सोचना कि प्राकृत और पूर्ण है ही नहीं, अरे भाई प्राकृत पूर्ण इसके अंदर ही है, तो ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। खास बात क्या देखिए, ये P जो है वो भी पूर्णांक, Q जो है वो भी पूर्णांक, लेकिन ये जो नीचे वाला Q वाला जो पूर्णांक है वो पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। ऊपर वाला जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक, धनात्मक, 0 कुछ भी हो सकता है। ये बात याद रखें, वही परिमेय संख्या होती है। नीचे वाला धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। जो ये Q है ना, वो Q का मान 0 नहीं हो सकता है। ये देखो Q का मान 0 नहीं, तो 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो भी लिखा हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब Q का मान 1 हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा -8, यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो ये P का मान, ये Q का मान, मतलब ये परिमेय संख्या है। मान लीजिए P का मान 1, यहाँ पे लिखा मैंने -5, ये भी एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 8, बट्टा में लिख दिया कितना? 1। और हमें भी पता है भाई कि बट्टा में 1 लिखना जरूरी नहीं है। चलिए मैंने लिखा केवल 8 या -8 लिख दिया मान लीजिए। अब बताइए ये क्या है, अंश है या हर? तो अकेली जो संख्या होती है वो हमेशा अंश मानी जाती है, यानी ये किसका मान हो गया? P का। लेकिन Q तो यहाँ पे है ही नहीं, मैंने बताया Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब सोचिए क्या इसमें क्या कोई संख्या Q है? तो बट हम क्या मान सकते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ये बात क्लियर कट याद रखें, जिस संख्या के नीचे बट्टा ना हो उसमें बट्टा में हमेशा 1 ही होता है, जो लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे Q का मान कितना है? 1 है। 0 नहीं मानना है कि यहाँ पे सर Q का मान 0 है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अरे भाई परिमेय संख्या है, बट्टा के नीचे क्या मान सकते हैं? 1 ही, P/Q हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो याद रखें, जिस प्रकार से प्राकृत पूर्ण के अंदर चली गई, पूर्ण पूर्णांक के अंदर आ गई, उसी प्रकार से ये जितने भी पूर्णांक है वो सब पूर्णांक कहाँ चले गए? परिमेय संख्या के अंदर। मतलब ये जो परिमेय का जो नया तरीका आया है वो तो परिमेय है ही, उससे अलावा ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है? परिमेय है। याद रखें, तो ये अपनी होगी परिमेय संख्याएं। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। इसमें हमें क्या पढ़ना है? अब आपको ये नहीं देखना है कि बट्टा में 0 नहीं होने की वजह से ये परिमेय बना, मतलब 0 आएगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अलग चीज़ है। अब क्या है देखिए, जैसे हमें वर्ग तो याद है, जैसे हम वर्गमूल करते थे हमें वर्ग याद है। चलिए मान लीजिए जो 144 है वो किसका वर्ग है? 12 का। यदि मैं इसमें वर्गमूल लगा दूं तो क्या निकल जाए? इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 12। और ये जो 12 है क्या इस पूर्णांक के अंदर कहीं पे होगा 12 या नहीं होगा? और यहाँ जो ये 12 पूर्णांक के अंदर आएगा, मतलब ये किस में चली जाएगी? परिमेय संख्या में। तो याद रखें, प्राकृत पूर्ण पूर्णांक ये सब क्या है? परिमेय। लेकिन जो परिमेय तक नहीं आया वो अपरिमेय है। जैसे कौन नहीं आया? जैसे मान लीजिए या अंडर रूट में मैंने लिख दिया 7। ध्यान रखें, क्या 7 किसी का वर्ग है? 7 किसी का वर्ग नहीं। 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। लेकिन 7 देखिए कहीं पे भी वर्ग नहीं है। जब कोई वर्ग ना हो और उस पर यदि रूट लगा हो, याद रखें इस प्रकार से रूट लग जाए, वर्ग नहीं और रूट लग जाए और हम उसका रूट यदि नहीं निकाल पाए तो वो संख्या ही अपरिमेय संख्या होती है। रूट में आ जाए, जैसे मान लीजिए रूट में आ गया 100, तो हमें पता है कि 100 क्या है? एक स्क्वायर संख्या है, यानी स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण संख्या नंबर है। तो पूर्ण संख्या है तो इसका रूट कितना आ जाएगा? 10। तो ये 10 आया, ये 10 कहाँ पे है? पूर्णांक के अंदर होगा। तो पूर्णांक के अंदर होगा मतलब क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। मतलब ये अपरिमेय नहीं है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ध्यान रखें, ये परिमेय है, तो ये तो अपरिमेय नहीं है। लेकिन रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर आए जिसका हम रूट निकाल नहीं सकते, वही अपरिमेय संख्या होती है। अब ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट अंदर यदि मैंने 3 लिख दिया अंडर रूट के अंदर, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये जो संख्या हमने पढ़ ली है, इन संख्याओं को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर जो बट्टा के नीचे 0 आएगा उसे आप किन संख्याओं के अंदर रखेंगे? तो मैं आपको बता दूं, जब भी किसी नंबर के नीचे कुछ भी ना लिखा हो तो 1 है।
और वो परिमेय में शामिल होगी। लेकिन यदि बट्टा के नीचे मान लीजिए कभी 0 आ जाए, याद रखें, मान लीजिए यहाँ पर कभी नीचे 0 आ जाए तो उसे प्राकृत पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय किसी भी संख्या में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक सभी गणितज्ञों को बट्टा के नीचे जब 0 लिखा जाए उसका उत्तर मिला नहीं है, और इसीलिए उन्होंने इस प्रश्न को या इस प्रकार के जो भी बट्टा के नीचे 0 होता है उसे हमने अपरिभाषित श्रेणी में रखा है। ध्यान रखें, अपरिभाषित यानी अभी तक इसके उत्तर की कोई परिभाषा नहीं दी गई। जैसे इसकी परिभाषा होगी 4 है, -4 है, ये -3 है, ये इसकी परिभाषा हो चुकी है, लेकिन ये उत्तर ऐसा कोई संभव नहीं है, तो इसे अपरिभाषित या इन्फिनिटी की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए इसी प्रकार के नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।